कल हमने पढ़ा था विद्युतीय गुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय गुण। पाठ का लास्ट टॉपिक है चुंबकीय गुण। देखो, जो परमाणु होता है उसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी दो प्रकार से गति करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या घूमता है? अपनी अक्ष पे, जैसे ये मान लो अपनी अक्ष पे खुद घूमेगा, और एक ये नाभिक है इसके चारों ओर घूमेगा। इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाने के दो प्रोसीजर हैं, एक तो अपनी अक्ष पे घूमता है और दूसरा नाभिक के चारों ओर घूमता है। वैसे लगा लो अनुमान, जैसे पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी अक्ष पर भी घूमता है। जो अपनी अक्ष पर घूमता है उसे हम परचक्रण गति कहते हैं। उसे कौन सी गति कहते हैं? परचक्रण गति। और जो नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है उस गति को हम कक्षीय गति कहते हैं। अब देखो, दो गति पढ़ ली इलेक्ट्रॉन की, परचक्रण गति और कक्षीय गति। कक्षीय गति कौन सी होगी? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएगा उसे हम कौन सी गति कहेंगे? कक्षीय गति। और इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर घूमेगा उसको हम कौन सी गति कहेंगे? परचक्रण गति। देखो, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आवेशित परमाणु है, सॉरी आवेशित कण। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? आवेशित कण होता है। और ये जो आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? चुंबक की भांति। जिसका चुंबकीय आघूर्ण है, देखो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जैसे विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं जो लंबवत गुजरती हैं उनको ही हमें क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। देखो, एक चुंबकीय फ्लक्स होता है, एक चुंबकीय आघूर्ण होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र। कि चुंबक के कारण उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो तो चुंबकीय क्षेत्र है। और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? कि गति के कारण, कि चुंबकीय क्षेत्र में जो कण गति कर रहा है, जो कण गति कर रहा है यानी कण खुद चुंबक है, और चुंबक है तो बाहर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में जो गति है तो वहां पर उसका जो प्रभाव होता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। आपको इतना याद रखना है, चुंबकीय आघूर्ण। यदि परचक्रण गति है तो परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और यदि कक्षीय गति है तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होगा। इलेक्ट्रॉन होता है उसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितनी गतियों पर निर्भर करेगा? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण दो गतियों पर निर्भर करेगा, एक परचक्रण गति और दूसरी कक्षीय गति। परचक्रण गति कौन सी होगी? अपनी अक्ष पर घूमता है। और कक्षीय गति कौन सी होगी? नाभिक के चारों ओर घूमता है। यानी इलेक्ट्रॉन आवेशित और गतिशील होता है, इस कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। यानी जो म्यू होता है वो म्यू एल म्यू एस। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय आघूर्ण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। कि चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कौन सी गति से उत्पन्न हुआ है? कक्षीय गति से। और जो परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन की परचक्रण गति से उत्पन्न हुआ। ये एक बेसिक जानकारी थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण निम्नलिखित दो गतियों के कारण होता है। जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? निम्नलिखित दो गतियों के कारण। कौन सी गति? परचक्रण गति। परचक्रण गति कौन सी होगी? अपनी अक्ष पर घूमेगा। और कक्षीय गति कौन सी होगी? नाभिक के चारों ओर घूमेगा।
अब इलेक्ट्रॉन आवेशित भी है और गतिशील भी है, इस कारण इनमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा। परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के क्या होगा, योग के बराबर होगा। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन, जिसको Bm से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Bm से। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है बोर मैग्नेटोन, और एक बोर मैग्नेटोन बराबर, कभी कभी मान पूछ लेता है एक बोर मैग्नेटोन का मान कितना होता है। एक बोर मैग्नेटोन का मान होता है 9.27 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बोर मैग्नेटोन बराबर कितना होता है? 9.27 गुणा 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये किसका मान है? एक बोर मैग्नेटोन का मान है। बोर मैग्नेटोन क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण किसके योग के बराबर है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होता है। जिस प्रकार हमने विद्युतीय गुण के आधार पर पदार्थ पढ़े थे कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार चुंबकीय गुण के आधार पर भी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कौन से प्रकार हैं वो देखो। पहला प्रकार है अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। चौथे प्रकार के होते हैं वो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और 5वें नंबर का जो है वो फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ हम किसको कहेंगे? कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। चुंबकीय गुण को क्या कहते हैं? खो देते हैं। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। देखो जो अनुचुंबकत्व का गुण होता है पदार्थ में वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये 3-4 बातें याद रखनी है अनुचुंबकीय पदार्थ में। कौन कौन सी? कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकत्व का गुण पदार्थ में किसके कारण होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके उदाहरण देखो, Cu+2, Fe+3, Cr+3 और O2। वैसे देखो अपना 9 का लेसन जो आएगा, यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर अनुचुंबकत्व को हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि वहां संकुलों का अनुचुंबकत्व गुण पढ़ा जाएगा। फिर देखो 8 का जो लेसन आएगा डी ब्लॉक, डी और जो एफ ब्लॉक है उसमें ज्यादातर डी ब्लॉक में हमें अनुचुंबकत्व गुण पढ़े। तो मेन चीज क्या है? देखो यहाँ उदाहरण तो बस ये 4 याद रख लेना। इसके अनुचुंबकत्व के और उदाहरण हम कहाँ पढ़ेंगे?
9 के लेसन में पढ़ेंगे और 8 के लेसन में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक में और कोऑर्डिनेशन में कंपाउंड, उपसय, संयोजी, यौगिक। ठीक है, ये अपना अनुचुंबकीय पदार्थ हुआ। कोई दिक्कत इसमें? देखो एक बार वापस देख लो कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। किसके कारण होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। उदाहरण क्या होगा? Cu+2, Fe+3, Cr+3 और O2। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय को मिटा रहा हूं, देखो अपना क्लियर हो गया अनुचुंबकीय। इसे थोड़ा सा उल्टा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से वहां पर क्या था? आकर्षित होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? प्रतिकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जस्ट उल्टा हो गया उससे। अब देखो अनुचुंबकत्व का गुण जो पदार्थ में था वो किसके कारण था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। जो प्रतिचुंबकत्व का गुण है, किसका गुण है? प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व का गुण पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। इस साइड में तो पहले परिभाषा हो गई कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकत्व का गुण पदार्थ में किसके कारण होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, इसका चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर और इसका चुंबकीय आघूर्ण कहाँ होगा? नीचे की। कि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। देखो कि युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाता है? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। इसी कारण ये प्रतिकर्षित होते। देखो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकत्व का गुण पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। उदाहरण देखो NaCl, H2O, बेंजीन, Zn। ये उदाहरण कौन से उदाहरण है? NaCl, H2O, बेंजीन और Zn किसके उदाहरण हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। अनुचुंबकीय के कौन कौन से उदाहरण थे? अनुचुंबकीय में O2 था, Cr+3 था, Fe+3 था और Cu+2। दो प्रकार के पदार्थ हुए। अब तीसरे देखो लो चुंबकीय। लो चुंबकीय पदार्थ कौन से? देखो अनुचुंबकीय से थोड़े से मिलते जुलते हैं। अनुचुंबकीय की परिभाषा कहती है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इसमें क्या होगा? देखो कितना चल रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। वहां दुर्बल रूप से था, यहाँ क्या आ जाएगा? प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। वहां क्या था? दुर्बल रूप से, कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं।
क्या कहलाते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय में क्या था कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं, वो अनुचुंबकीय थे। लो चुंबकीय क्या होंगे? देखो, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी स्थायी चुंबकीय भांति व्यवहार करते हैं। कौन से पदार्थ हैं? लो चुंबकीय पदार्थ। अब देखो लो चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कैसे करते हैं। जो लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें धातु परमाणु होता है और धातु परमाणु आयन के रूप में होगा तो हम क्या कहेंगे? धातु आयन। धातु आयन छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों के रूप में होता है। धातु आयन किस रूप में होता है? छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों के रूप में होता है, जिसे हम डोमेन कहते हैं। जब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तब ये डोमेन अव्यवस्थित रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे ये मान लो किसी का सिर इधर, किसी को इधर, कोई इधर, इस तरह से अनियमित होते, अव्यवस्थित ढंग से। देखो, लो चुंबकीय पदार्थों में धातु आयन छोटे छोटे खंडों या टुकड़ों के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन नाम दे दें टुकड़ों। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, क्या ले रहा हूं? अनुपस्थिति। चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन क्या रहते हैं? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन अव्यवस्थित रहते हैं, किंतु जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये डोमेन एक निश्चित दिशा में संरेखित या व्यवस्थित हो जाते हैं। एक निश्चित दिशा में, संरेखित का अर्थ होता है एक निश्चित दिशा में। जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेन एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं और क्या उत्पन्न होता है? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। देखो खास विशेषता क्या है। अब यदि हमने चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया तो भी डोमेनों में कोई चेंज नहीं आता है। डोमेन ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस कारण इनका उपयोग किसमें होता है? स्थायी चुंबक बनाने में। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लो चुंबकीय पदार्थों का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में होता है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि लो चुंबकीय पदार्थों में जो धातु आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों के रूप में होते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तब डोमेन क्या रहते हैं? अव्यवस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? अव्यवस्थित। किंतु जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेन एक निश्चित दिशा में क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं। तो डोमेन एक निश्चित दिशा में क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं। और निश्चित दिशा में संरेखित होने के कारण इनमें क्या होता है? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी डोमेन ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसी कारण इनमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? हमेशा रहता है। और इनका उपयोग किसमें होता है? स्थायी चुंबक बनाने में। वापिस और देख लो एक बार। लो चुंबकीय पदार्थों में धातु आयन छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। क्या होता है? छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? डोमेन। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अव्यवस्थित रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जब इन्हें रखते हैं तो डोमेन एक निश्चित दिशा में क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होता है? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी ये डोमेन ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इस कारण इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में होता है। जिस तरह अनुचुंबकत्व गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण था, ठीक उसी प्रकार लो चुंबकत्व का जो गुण होता है वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अयुग्मित। इसका उदाहरण है कीटोनी, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और एक CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। ये किसके उदाहरण है?
लो चुंबकीय पदार्थ। आयरन, कोबाल्ट, ये देखो C/O छोड़, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और क्रोमियम ऑक्साइड, ये किसके उदाहरण हैं? लो चुंबकीय पदार्थ। अब देखो प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबक। ये अपने जो लो चुंबकीय पदार्थ है पहले उससे समझेंगे। ये लो चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? लो चुंबक। मोटा भी बना सकते हैं। कौन सा पदार्थ है ये? लो चुंबक। सारे डोमेन एक निश्चित दिशा में संरेखित है। ये मान लो आप इनको एक बार एकमित इलेक्ट्रॉन लेके चलो। क्या लेके चलो? एकमित इलेक्ट्रॉन। डोमेन और एकमित इलेक्ट्रॉन में थोड़ा चेंज होता है। वैसे डोमेन पूरे धातु आयन में, कितने धातु आयन में एकमित इलेक्ट्रॉन वो सारे काउंट होते हैं, और एकमित इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट है। किंतु ये मान लो व्यवस्था सेम ही रहती है। तो देखो इनमें डोमेनों का संरेखण इस प्रकार है कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा है, क्योंकि किसी का सिर नीचे नहीं है, एक ही दिशा में, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या है? 4। यदि इस प्रकार हो जाए तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? 0। तो हम क्या कहेंगे कि जब डोमेनों का संरेखण इस प्रकार हो, यानी व्यवस्था इस प्रकार हो, जब डोमेनों का संरेखण इस प्रकार हो कि उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाए? 0 हो जाता है। अब आपको पता 3 नीचे और 3 ऊपर, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? 0। लिखेंगे कैसे? कि जब डोमेनों का संरेखण इस प्रकार हो कि उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाए। संरेखण का अर्थ होता है एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होना। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ। क्यों उत्पन्न होता है ये? कि इसमें सारे के सारे जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित हो जाते हैं, और युग्मित होने से परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? 0। इसका उदाहरण है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, MnO। फेरी चुंबकीय परिभाषा मिलती जुलती। देखो इसमें हमने क्या कहा प्रतिलो चुंबकीय में, कि जब डोमेनों का संरेखण इस प्रकार हो कि उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाए? 0 हो जाए। जबकि इसमें क्या कहेंगे कि जब डोमेनों का संरेखण इस प्रकार हो कि उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 न हो। 0 हो जाए तो क्या है? प्रतिलो चुंबकीय, और 0 न हो तो फेरी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्यों होते हैं? कारण इसमें क्या कहा था कि सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होगा कि इनमें कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। ऐसा सिस्टम होता है इसका। ये सिस्टम हो जाता है। देखो नीचे की तरफ भी है और ऊपर की ओर ज्यादा और नीचे की ओर कम। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कम तो हुआ इनकी तुलना में, किंतु 0 नहीं हुआ, जबकि इसमें 0। इसका उदाहरण होगा मैग्नेटाइट Fe3O4। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Fe3O4 में Fe का ऑक्सीकरण कितना होता है। देखो इसमें Fe+2 अवस्था में भी होता है और Fe+3 में भी होता है, क्योंकि Fe3O4 FeO+ Fe2O3 के रूप में मिलता है। अधिकतर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे इसका औसत जो ऑक्सीकरण अंक आता है वो 8/3 आता है, किंतु औसत को छोड़ो Fe के जो ऑक्सीकरण अंक होते हैं वो +2 और +3 में होता है। क्यों? क्योंकि ये FeO और Fe2O3 के रूप में मिलता है। इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। अब इस Fe को हटा करके Zn ले लेते हैं, या Zn या Mg। Zn Fe2O4 ये सीक्वेंस में बना देते हैं, या Mg Fe2O4, ठीक है ना। Mg Fe2O4, किंतु ये उदाहरण में याद रखना, ये क्या है? मैग्नेटाइट। इसमें MnO। लो चुंबकीय में कौन से थे? Fe, CO, Ni और CrO2।
जो अपना प्रतिचुंबकीय था उसमें उदाहरण कौन से थे? NaCl, H2O, बेंजीन और Zn। और जो अनुचुंबकीय थे उसमें उदाहरण कौन से थे? उसमें उदाहरण था O2, Fe+3, Cr+3 और Cu+2, ये उदाहरण। ठीक है, ये अपने चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 प्रकार के पदार्थ हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लो चुंबकीय पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, और वैसे बेसिक क्वेश्चन किसी से भी ले सकता है। तो कितने पदार्थ हुए चुंबकीय गुण के आधार पर? 5 प्रकार के। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ और एक फेरी चुंबकीय पदार्थ। परिभाषाएं बता दी, इसमें जो एक्सप्लेन था वो भी बता दिया, फिर भी परिभाषा एक बार और देख लो। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण अभी भी बताया था। प्रतिचुंबकीय, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकत्व का गुण युग्मित के कारण था, प्रतिचुंबकत्व का गुण युग्मित के कारण होगा। प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रतिलो चुंबकीय लो चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलो किसे कहेंगे? कि जब डोमेनों का संरेखण इस प्रकार हो कि उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैसा हो जाए? शून्य हो जाए, तो प्रतिलो चुंबकीय। और जब डोमेनों का संरेखण इस प्रकार हो कि उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? फेरी चुंबकीय। इसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं और इसमें कुछ युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ये आपका लगभग पाठ पूरा ही पाठ हो गया। एक सूत्र याद रखना है, जो देखो 11वीं 12वीं में तो क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आता। आपको एक सूत्र बता रहा हूँ लास्ट में। देखो ऑब्जेक्टिव आए तो डायरेक्ट सूत्र पूछ सकता है और न्यूमेरिकल वैसे निकाल सकते हैं। D बराबर होता है, ये सूत्र याद रखना, D बराबर होता है ZM NaAQ। सभी चीजों के बारे में आप जानते हो। इसमें D है घनत्व, जो लिखा हुआ मिलेगा आपको, घनत्व। Z है कणों की संख्या, यदि SCC है तो कण 1 होगा, BCC है तो कण कितने होंगे? 2 होंगे, और FCC है तो कण कितने होंगे? 4 होंगे। M है द्रव्यमान, आपको द्रव्यमान दिया हुआ मिलेगा। M क्या है? द्रव्यमान। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.22 गुणा 10 की घात 23। ये क्या है? अवोगाद्रो संख्या। और A है कोर लंबाई, यानी घन की भुजा, घन की भुजा। A क्या है? कोर लंबाई या घन की भुजा, भुजा या कोर लंबाई। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या। और M क्या है? परमाणु का द्रव्यमान। Z क्या है? एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या। और D क्या है? घनत्व। ठीक है ना? घनत्व पूछ सकता है, तो ये Z का मान, M का मान, A का मान और Na का मान रख देंगे। आपको पता है Na का मान फिक्स रहेगा, ये है। Z का मान हम देख लेंगे, SCC है, BCC है या FCC, उसके आधार पर रख देंगे 1 2 4। A का मान कोर लंबाई, यहाँ ध्यान रखना, देखो कोर लंबाई पिकोमीटर में दी हुई मिलेगी और आपको मीटर में चेंज करनी होती है। वैसे आपके 11वीं 12वीं में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, 12वीं समझ के चलो, 12वीं क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते, कंपटीशन एग्जाम में जरूर आते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़े तो ये सूत्र जरूर पूछ सकता है, D बराबर ZM/Na.AQ। सारों के बारे में बता दिया। A क्या है? कोर लंबाई या भुजा, Na अवोगाद्रो संख्या, M परमाणु का द्रव्यमान, Z कणों की संख्या और D घनत्व। अब देखो, मैंने आपके पास 38 पेज की PDF भेजी, उसमें सारे टॉपिक क्लियर, पूरा पाठ आ गया। अब देखो, अब आपकी जो भी इस पाठ में प्रॉब्लम आई वो कल वाले वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद में मैं आपके पास जो पाठ्य पुस्तक के सारे जो क्वेश्चन है वो भेजूंगा। वो क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं करने हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, कि अपने को क्या आता है क्या नहीं। देखो चैप्टर पूरा पढ़ लिया आपने,
पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा जो अपनी बुक के अंदर, आपके पास बुक है तो बुक में आगे देख लेना, किंतु फिर भी मैं एक पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन एक साथ आपके पास भेज दूंगा और उनके आंसर भी साथ में होंगे, उनके आंसर साथ में होंगे, किंतु आप उनके वो आंसर नहीं पढ़ करके आप जो अपने नोट्स के अंदर से उनके आंसर ढूंढना, क्वेश्चन ही पढ़ना। आप आंसर तो तब दे रहा हूं क्योंकि कोई दिक्कत आ जाए किसी क्वेश्चन में तो आंसर तुरंत का तुरंत देख लो, ठीक है ना। ये अपना पाठ है पूरा, आपको क्वेश्चन की पीडीएफ अलग से मिल जाएगी, पाठ्य पुस्तक के ठोस अवस्था के प्रश्न पीडीएफ मिलेगी, ठोस अवस्था के प्रश्न के नाम से अलग से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है।